नमस्कार दोस्तों, एक शायरी है। तू और तेरे वादे दोनों ही झूठे निकले, वो हमसे झूठे वादे हर बार कर जाते हैं, लेकिन हम उन वादों पर हर बार मर जाते हैं। कमोबेश यही हाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति के। और उत्तर प्रदेश के क्या कहें, हिंदुस्तान की, देश की राजनीति। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वायदे किए थे, वायदों की फेहरिस्त जारी की थी। उनकी साइट पर जाइए, उनका घोषणा पत्र पड़ा है, लेकिन वायदे कितने पूरे हुए? 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, न जाने क्या क्या दे रहे थे। अच्छे दिन आने वाले थे, न अच्छे दिन आए, न रोजगार मिले, न कुछ हुआ, सब बर्बाद हुआ। देश बर्बादी पर खड़ा है। और ऐसी स्थिति में देश के 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, और उन 5 राज्यों में सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए भी चुनाव है। 5 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और छठे चरण का चुनाव होना है। और छठे चरण में स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री से लेकर के 1.5 दर्जन मंत्रियों का भविष्य फंसा हुआ है। उसके अलावा कुछ बड़े जो बाहुबली परिवार है, या जो दबंग परिवार है, या जो प्रभावशाली परिवार है, उनका भी भविष्य फंसा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे कौन लोग हैं। एक तो स्वयं योगी आदित्यनाथ हैं, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से बने थे और एमएलसी बन करके गए थे। जनता ने उन्हें नहीं चुना था। इस बार वो जनता से वोट मांगने निकले हैं। तो आप समझिए कि ये स्थिति है। तो छठवें चरण के चुनाव में गोरखपुर और बस्ती मंडल की 41 सीटों पर मतदान होना है। इनमें स्थिति ये है कि आप देखिए, यहां पर जो है सूर्य प्रताप शाही है, जो योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका दांव पे लगा हुआ है। इसके बाद आप देखिए, पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी हैं, इनका भी दांव पे लगा हुआ है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। खुद को ब्राह्मण नेता कहते हैं, हालांकि ब्राह्मणों में उनका कोई पकड़ नहीं है बहुत। इसके बाद में गोरखपुर से मुख्यमंत्री के अलावा श्री राम चौहान जो है भाजपा के, इस बार वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और खजानी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम चौहान की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। यहाँ पर राजेश त्रिपाठी हैं, जो चिल्लू पार सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं, और वहां से इस पूरे रीजन में और ब्राह्मण हृदय सम्राट कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति है। तो यहां पर तो बहुत कांटे का मुकाबला है। और हरिशंकर तिवारी तमाम मंत्रिमंडलों में, तमाम सरकारों में, भाजपा की रही हो, बसपा की रही हो, सपा की रही हो, मंत्री रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझिए, फतेह बहादुर भी पूर्व मंत्री हैं। इसके बाद में आप देखिए, पत्थर देवी सीट से वर्तमान मंत्री जो है किस्मत आजमा रहे हैं त्रिपाठी जी। उसके बाद में बसपा में मंत्री रहे भानु राम भुआल निषाद भी लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है। और इसके बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी है। सतीश द्विवेदी वही हैं जिन्होंने अपने भाई को जो है गरीब गुरबा दिखा करके और उस तरह से करके और उन्हें बीपीएल परिवार से दिखा करके और नौकरी दिला दी थी। और इसके अलावा उन पर तमाम सारे बेसिक शिक्षा के मंत्री रहते हुए तमाम आरोप लगे, लेकिन योगी उनके तमाम आरोपों, भ्रष्टाचार के आरोपों और अनियमितता के आरोपों के बावजूद मंत्री बनाए रखा। इसके बाद में एक और बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे और वो बसपा से उसमें आए थे। और उनको जब आए थे तो बताया गया था कि वो पिछड़ों के इतने बड़े नेता हैं कि कुछ कहना नहीं, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में है। इसी तरीके से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
माता प्रसाद पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं इटवा सीट से और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है। उसके बाद शंखलाल मांझी हैं जो समाजवादी पार्टी से मंत्री रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जय प्रताप सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो 7वीं बार जो है विधायक बनने के लिए दौड़ में शामिल है और उनका भी चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इसके बाद में राजकिशोर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वो बसपा से मैदान में है और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे थे। इसके बाद हरिया से पूर्व विधायक हैं और मंत्री रहे हैं सपा सरकार में राजकिशोर सिंह, वो बसपा से लड़ ही रहे हैं। तो इस तरह से करके तमाम सारे कद्दावर लोग लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आरपीएन सिंह जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, वक्त पे कहते हैं राजा जो होते थे सत्ता के ही प्यारे होते थे और वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए उन्हें राजपुत्र कहा जाता है, इसीलिए जो है राजपूत कहा जाता है। तो वो राजपूत राजा जो है आरपीएन सिंह वो भी लड़ रहे हैं और अब सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और इन्हीं सब के बीच में कहा सुनी बातें ऊट पटांग बोलने का सिलसिला चल पड़ा है, बेतुकी बातें कहे। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मुसलमानों को कह दो औकात में रहे, नहीं तो यदि उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो हम उनको पहुंचा देंगे। अब कहां पहुंचा देंगे समझ सकते हैं। इसके बाद में योगी आदित्यनाथ इसी गोरखपुर में कहते हैं 20-80 का हम मंत्र समझा देंगे कि 20-80 क्या है, मतलब वो भी बता रहे हैं। इसके बाद में देखिए दूसरे और मंत्री स्मृति ईरानी आती है, वो प्रियंका गांधी के लिए ऐसे शब्द बोलती हैं, आतंकवाद से जोड़ देती हैं और प्रियंका गांधी उसका बड़ी शालीनता से जवाब देती है कि हाँ मेरा आतंकवाद से नाता है। नाता यह है कि मेरे पिता मेरी दादी सब आतंकवाद के उसमें आहुति चढ़ गए, शहीद हो गए। आज ये सवाल पूछिए आप अपने आप से, ऐसा हुआ क्यों? इसका सीधा सीधा जवाब है 30 सालों से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है। ठीक है, पहले आपने बसपा को परखा, फिर समाजवादी दल आई, सरकार बनाई, उसके बाद भाजपा आपने पिछले 5 सालों में देखा, बातें बहुत बड़ी बड़ी, विकास नहीं हुआ। क्योंकि इन सारे दलों के नेता जान गए हैं कि वोट तो विकास के आधार पर मिलना नहीं है। कोई हमें पूछने वाला नहीं है कि भाई रोजगार क्यों नहीं दी, सड़क क्यों नहीं बनाई, पानी क्यों नहीं आ रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, हमारे नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। सब जान गए हैं नेता कि जब चुनाव का समय आएगा हम धर्म की बात करेंगे, हम जाति की बात करेंगे, सबके जज्बातों को उभारेंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हमें तो सत्ता में रहना ही है। काम क्यों करेंगे भैया? कभी सोचा है इस बात के बारे में कि 30 सालों से आप सब ने, सब दोषी हो, आप सब ने आदत डाल दी है इन नेताओं की, इन राजनीतिक दलों की कि विकास करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप आएंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, हम आंख मूंद के आपको वोट दे देंगे क्योंकि आपने तो हमारे जज्बातों की बात कर ली। तो आप समझिए, तो ये स्थिति है। बड़ी छोटी छोटी बातें बोली जा रही। प्रधानमंत्री बनारस पहुंचते हैं और बोलते हैं यहीं पर मेरे मरने की कामना की गई भगवान से। अरे भाई यदि यही है कामना पूरी होती है तो तुम क्या कर लोगे? तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ नीलाव जीवन मरण जसब जस विधि। हाँ, तो जब उसके हाथ में है तुम काहे मारे ऐसी फालतू बात करते हो? तो ऐसी स्थितियां हैं और इस तरह से चुनाव को अपने फेवर में लेने के लिए, सिंपैथी अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। तमाम सारी चीजें रची जा रही। वहीं दूसरी तरफ मुद्दों पे भी बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी हो या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, यह मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, वो जो अपराधीकरण हुआ है
वो उत्तर प्रदेश में उस पर बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं लड़कियों की असुरक्षा पर, जो उनके साथ सरेआम सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं, तो उस पर लेकर के बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं लोगों को भिखारी बनाए जाने के खिलाफ, वो बात कर रहे हैं लोगों की समृद्धि की, खुशहाली की। तो आप समझिए कि तमाम सारे मुद्दे हैं जो नफरत में बांट देने की राजनीति नरेंद्र मोदी और योगी ने की, कि डबल इंजन सरकार ने की, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप समझिए, एक तरफ जोड़ने की राजनीति है, एक तरफ तोड़ने की राजनीति। और प्रियंका गांधी कहती है जब आप जाति धर्म पर वोट देंगे तो कैसे सकारात्मक होगा, कैसे आपको विकास मिलेगा। विकास के लिए तो आपको जाति धर्म से ऊपर उठ के बनाने वालों के साथ आना होगा। और बनाया देश में किसने है? वो तो सिर्फ कांग्रेस ने बनाया। यह तो बेचने वाली सरकार है, और बेचने वाली सरकार क्या बेच रही है? वही बेच रही है जो पिछली सरकारों ने बनाया है। यानी 1947 से जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर के इंदिरा गांधी की सरकार तक, राजीव गांधी की सरकार तक, मनमोहन सिंह की सरकार तक जो बना, वो ये बेच रहे हैं। और बेचने का हमने नतीजे देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही BIC बिकी थी, और उसकी चीनी मिलें और डिस्टिलरी इसी गोरखपुर क्षेत्र में थी। और आप समझ सकते हैं क्या, तो गन्ना किसानों से लेके सबको बर्बादी मिली है, बहुत सारी बर्बादी आई है। और इस बर्बादी के बाद भी यदि कोई वोट देना चाहता है बर्बाद करने वालों को, तो दे। लेकिन मुद्दे पर कब बात होगी, कौन करेगा? सरकार तो नहीं कर रही है। सरकार जो में बैठे दल के नेता नहीं कर रहे हैं, यह तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वादों दावों पे किस पर कौन यकीन करता है और क्या होगा, इसका हमें इंतजार करना होगा। धन्यवाद।